इस्तकबाल करते हुए, आप सभी का इस हॉल में स्वागत करते हुए, अपने उन सभी नायक नायिकाओं को नमन करते हुए, याद करते हुए, जिनकी वजह से आज इस खूबसूरत हॉल में हम पहुंच पाए हैं, जिनकी त्याग और बलिदान की वजह से हम आज एक अच्छे इतने खूबसूरत आयोजन को कर पा रहे हैं, उन सभी नायक नायिकाओं को मैं अपनी तरफ से नमन करता हूं, अपनी तरफ से वंदन करता हूं। और आयोजक साथी, जो हमारे शिक्षक साथी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया है, उन सबका भी मैं अपनी तरफ से नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आपके सामने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है। मैं समझ रहा था कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षक ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स कम हैं। चलिए, अच्छी बात है। मैं भी एक शिक्षक हूँ, आप भी जैसे बच्चों को से रूबरू होते हैं, उनको रोज पढ़ाने का काम करते हैं। कभी वो समय रहा होगा जब आपको हमें पढ़ने नहीं दिया जाता था, कभी वो समय रहा हो, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे से ही नहीं, सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात का उदाहरण देते हुए खुशी हो रही है कि हमारे बीच में ओपी सिंह जी बैठे हुए हैं। कुछ साल पहले उनके बेटे ने हमारा जो सीबीएसई का टॉप एग्जाम होता है, उसको टॉप किया था ऑल इंडिया लेवल पे, तो उनके लिए भी धन्यवाद, और आप सबके लिए भी धन्यवाद कि हम सब अब इस तरह के अनेकों महान अचीवमेंट्स जो हैं उनको कर पा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ पढ़ने की नहीं है, अब वो समय नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, बल्कि मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों में कहें कि हम सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि पढ़ा भी रहे हैं। और उसका उदाहरण है कि यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं जो रोज बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आपको जान के शायद ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश में जो इस समय पे लगभग 15 लाख शिक्षक हैं, उत्तर प्रदेश में 15 लाख शिक्षक हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों में। लगभग 8 या 9 लाख के आसपास सरकारी हैं और 6-7 लाख इसमें प्राइवेट शिक्षक हैं। प्राइवेट में तो मैं नहीं कहता, क्योंकि हमारे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन सरकारी का आंकड़ा है कि कम से कम 2.5 लाख शिक्षक उत्तर प्रदेश में सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हैं जो पढ़ा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएं। इस समय में पूरे देश के अंदर इस समय पे लगभग 16 लाख प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं। सतीश भाई, लगभग 16 लाख प्रोफेसर्स इस समय पूरे देश के अंदर पढ़ा रहे हैं। इन 16 लाख शिक्षकों में जो यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ा रहे हैं, इन 16 लाख में से सरकार ने कुछ दिन पहले आंकड़े जारी किए हैं। 2,30,000 शेड्यूल कास्ट और 70,000 शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब 3 लाख शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स प्रोफेसर्स पूरे देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई है। पिछले 75 साल में आप कहां से कहां पहुंचे हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। और जब मैं ये आंकड़ा आपको बता रहा हूं, जब इस आंकड़े को मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो इसका मकसद ये है कि अब हमें उस बात पे बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है जो कभी पीछे हुआ करती थी। अब हमें वर्तमान में जो हमारे पास अवसर हैं, वर्तमान में जो हमारे पास संसाधन है, वर्तमान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वर्तमान में जो शिक्षण व्यवस्था है, उस व्यवस्था का भरपूर दोहन करना है, भरपूर उसका जो है उपयोग करना है। और जो शशि भाई अभी कह रहे थे कि गाड़गे साहब कहा करते थे कि रोटी आधी खाइए या मत खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, उस बात को पूरी तरीके से शिद्दत से हमें आगे बढ़ाना है। हमारे जितने भी नायक नायिकाएं हुई हैं पिछले 200 साल की,
पिछले 200 साल में हमारे जितने भी नायक नायिकाएं इस देश के अंदर हुई हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने शिक्षा को हमारी तरक्की का, हमारे विकास का, हमारी मुक्ति का माध्यम ना बताया हो, उसका आधार ना बताया हो। मैं 2-3 नाम जो आमतौर पे हमें नहीं पता होता है उनको बताने का प्रयास करता हूं आपको। आप जानते हैं कि बंगाल में एक व्यक्ति हुए हैं हरिचंद ठाकुर। ये 1830-40 के आसपास का समय, 1830-40 के आसपास का, मतलब ज्योतिबा फूले से पहले का समय है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति हुए हैं गुरु घासीदास, उनका समय भी 1800 के आसपास का है। इन सब लोगों ने उस समय पे भारत में शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दिया। जो भी छोटे मोटे स्कूल चला सकते थे उन स्कूलों को चलाया, और उसके बाद तो ज्योतिबा फूले, बाबा साहब, साहू जी महाराज, अय्यंकाली, सब लोगों के बारे में आप जानते हैं कि हमारे हर महापुरुष ने हर जगह पे जहां कहीं पे भी वे थे अपनी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया है, अपने स्कूलों का निर्माण किया है। इसलिए मैं कहूंगा कि वास्तव में भारत में जो राष्ट्रीय मुक्ति का आंदोलन है, राष्ट्रीय मुक्ति के आंदोलन को इस रूप में देखिए कि बाबा साहब ने कहा कि हमें स्वतंत्रता का एकांकी अर्थ नहीं लगाना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब है कि देश की स्वतंत्रता अंग्रेजों से तो हो गई, लेकिन भारत के लोगों की स्वतंत्रता, भारत के लोगों की स्वतंत्रता जिसको आप अशिक्षा के रूप में देखते हैं, जिसको आप गरीबी के रूप में देखते हैं, जिसको आप बेरोजगारी के रूप में देखते हैं, जिसको आप भूखमरी के रूप में देखते हैं, तो भारत के लोगों की जब तक स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं हो जाती है, मतलब हम में से हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है, हम में से हर व्यक्ति दूसरे का गुलाम बनने से इनकार नहीं कर देता है, तब तक लोगों की स्वतंत्रता निश्चित नहीं है, तब तक लोगों की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। और ये जो राष्ट्रीय मुक्ति का अभियान है, ये वास्तव में भारत के लोगों की मुक्ति का अभियान है, जिसको हमारे महापुरुषों ने पिछले 200 साल से चलाया हुआ। इस आंदोलन को अब एक नई स्टेज पे लेके जाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज सिर्फ शिक्षा से काम नहीं चल रहा है। आप जान रहे हैं कि ये आंकड़े इतने सारे हैं, इस समय पे देश के अंदर 4 करोड़ के आसपास विद्यार्थी कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं, 25-26 करोड़ विद्यार्थी जो हैं स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन इनसे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि सरकार ही खुद ये बता रही है कि हमारे जो 85% ग्रेजुएट्स हैं, इंडिया में पढ़ने वाले 85% ग्रेजुएट्स काम करने योग्य नहीं हैं, अनएम्प्लॉयबल हैं। क्यों? क्योंकि वो जो शिक्षा है वो गुणात्मक शिक्षा नहीं हो पा रही है, उनकी बढ़िया शिक्षा नहीं हो पा रही है। हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, खासतौर पे जो बहुत नीचे से निकल के आए हैं, जिन्होंने तमाम सामाजिक वंचनाओं को झेला है, बहुत तरह की विषम परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को जितना बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकें वो दी जानी चाहिए। आज देश के अंदर भारत से इस समय पे लगभग 13 लाख विद्यार्थी विदेश पढ़ने जाते हैं। 13 लाख इस समय पे भारत के 13 लाख स्टूडेंट्स विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी संख्या है जिसमें हमारी संख्या बहुत कम है, लेकिन इस 13 लाख में से ज्यादातर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स वहीं पे रह जाते हैं। वो क्यों रह जाते हैं वहां पे, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक यूनिवर्सिटी है, आप लोगों ने जानते होंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अगर मेरी उम्र का या मेरे एक्सपीरियंस का कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा है तो उसकी तनख्वाह लगभग उतनी है जितनी मुझे 1 साल में नहीं मिलती है। मतलब उसकी लगभग 40 लाख सैलरी है जो उसको हर महीने मिल रही है, 40 लाख। और अगर कहीं आपने अपने बच्चे को MIT, एक यूनिवर्सिटी है वहां पे,
MIT, वहां से अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ा लिया तो उसको हो सकता है कि 1 करोड़ रुपए महीने का जॉब मिल जाए। ये चीजें हमें पता होनी जरूरी है कि भाई दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। हमें सिर्फ अपने यहाँ कूप मंडूक जो हमारे अशोक जी बीपी अशोक जी इस बात को कह रहे थे कि सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रह जाना है। अगर हमने गांव में तरक्की कर ली है तो शहर तक पहुंचना है, शहर में तरक्की कर ली है तो राजधानी तक पहुंचना है, और राजधानी में तरक्की कर ली है तो दिल्ली तक पहुंचना, बॉम्बे तक पहुंचना, कलकत्ता तक पहुंचना है। और अगर हम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता पहुंच गए तो फिर हमको लंदन और न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन पहुंचना है, तब जाके ये बातें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि बाबा साहब अगर विदेश नहीं जाते, बाबा साहब अगर विदेश नहीं जाते तो जिस बात को हम इतना महत्व देते हैं, बाबा साहब की शिक्षा को महत्व देते हैं, तो हमें इस बात को भी देना चाहिए, इस महत्व देना चाहिए कि बाबा साहब को महत्व देने का एकमात्र कारण यह है कि बाबा साहब ने शिक्षा, बाबा साहब ने दुनिया की सर्वोत्तम शिक्षा ली, और उस शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति ने, अभी शशि भाई जिस बात को कह रहे थे कि भाई एक स्कॉलरशिप लेके गए वो सयाजी राव गायकवाड़ से, उस समय पे $125 का $125 का शायद वो स्कॉलरशिप था। उस एक स्कॉलरशिप से हम सबको शिक्षित बना दिया, हम सबको कहां से कहां ले आए। इसलिए अगर हम थोड़ा सा भी अपने आप को संयमित करें, थोड़ा सा भी अपने आप को डिसिप्लिन करें और अपने बच्चों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने का प्रयास करें, तो फिर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पैरों की जंजीर बन चुके। मैं कहूंगा कि देखिए, जातिवाद है और जातिवाद था, लेकिन हमें इस भूतकाल में नहीं रहना है, उसको हमें अपने पैरों की जंजीर नहीं बनाना है कि देखिए ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा कभी होता होगा, ऐसा कभी रहा होगा। लेकिन साथियों, ऐसा आपने ही किया है कि अगर 1 जनवरी 1818 को आप याद करते हैं तो आप इतने रणबांकुरे हैं, आपके अंदर इतनी ताकत रही है कि 500 साथी जो हैं आपके, वो 28,000 की सेना को धूल चटा देते हैं, 28,000 सेना जो है उसको हरा देते हैं। तो हमें उस तरह के इतिहास को आगे बढ़ाना है, ना कि इस बात को कि भाई हमारे गले में ये कर दिया, हमारे पीछे वो कर दिया। यहाँ पे इतने साथी बैठे, 80 साल के हमारे अध्यक्ष साहब बैठे हैं, अभी चाहे तो अध्यक्ष साहब या कोई भी बता देंगे क्या कभी किसी ने अपने गले में घड़ा देखा है? भाई किसी ने देखा है किसी के गले में घड़ा बंधा हुआ था? नहीं, किसी ने देखा है। और कहीं किसी ने लिख दिया और उसको बार बार रिपीट करके अपने मनोबल को गिरा रहे हैं कि ऐसा होता था, ऐसा होता था। ऐसा कुछ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तक्षशिला, नालंदा, उद्दतपुरी, जगदल्ला, विक्रमशील ऐसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों का निर्माण किया है। अगर हम उन विश्वविद्यालयों के निर्माता हैं तो अपने आप को इतना दीनहीन बताना छोड़िए, उस महान सभ्यता को आगे बताइए। तो भारत में शिक्षा की सभ्यता वास्तव में आपकी सभ्यता है। भारत अगर दुनिया में जाना गया है तो आपकी वजह से जाना गया है। अगर नालंदा में 10,000 विद्यार्थी पढ़ रहे थे तो वो पूरी दुनिया के विद्यार्थी, पूरी दुनिया से आके पढ़ रहे थे, तब जाके आप विश्व गुरु बने हैं। इसलिए रोने धोने में बहुत ज्यादा ध्यान मत गवाइए। और बाबा साहब ने क्लियर कर दिया कि भाई अब इस बहुत ज्यादा दम नहीं है कि आप ये कहें कि भाई हम तो सिर्फ गुलाम हैं या हम तो सिर्फ ये हैं। अब आपको अपना जो भविष्य है उसके खुद मुख्तियार बन सकते हैं। आप उसका खुद नीति निर्धारण कर सकते हैं। तथागत बुद्ध ने जिस बात को कहा है कि अपदिभव, बाबा साहब ने जो लोकतांत्रिक संविधान हमें दिया है कि आप अपनी बात को खुद आगे बढ़ाइए, आप खुद अपने शासक बनिए, वो तभी संभव है जब हम चीजों को समझना शुरू कर दें और जो छोटे छोटे विवाद हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनसे आगे बढ़ें। क्योंकि जहां पे अभाव होता है, जहां पे अभाव होता है वहां पे झगड़े होते हैं। जहां पे अभाव नहीं होता है वहां पे आमतौर पे जो है सारे छोटे मोटे झगड़े अपने आप शांत हो जाते हैं। इसलिए हमें आज खास तौर पे शिक्षा पे बहुत जबरदस्त तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। पूरे देश के अंदर इस समय पे जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन वास्तव में साथियों कोई सामान्य आंदोलन नहीं है। ये भारत में यहाँ के जो जाति है या यहाँ की जो गरीबी है या यहाँ का जो अन्याय अत्याचार है उससे मुक्ति का आंदोलन है। और इसमें हमें अपना लीडिंग रोल प्ले करना है। अब जब हम एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, आप जानते हैं कि भाई पीछे जो राजस्थान में एक बहुत ही दुखदाई घटना हुई जिसमें एक जातिवादी शिक्षक ने हमारे एक बच्चे की हत्या कर दी।
मेघवाल, क्या नाम था उनका बच्चे का, 6-7 साल के बच्चे की हत्या कर दी। तो ये जो जातिवादी लोग हैं, जो इस तरह की अपनी कुंठा निकालते हैं, इस तरह की अपनी हताशा को निकालते हैं, इनको तुरंत सजा दी जानी चाहिए। सरकार इस तरह के कार्य करे या हम लोग अपनी तरफ से जो भी बन पड़ता है उस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसका जो बड़ा पहलू ये है कि हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं या हमारे जो लीडिंग रोल में साथी हैं, वो कभी अपनी तरफ से इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं, इस तरह के अन्याय अत्याचार नहीं करते हैं। उनका दृष्टिकोण बहुत मानवीय है। और आप ये अपने एक्सपीरियंस से भी जानते होंगे कि जब आप क्लास में पढ़ाते हैं, जब आप चाहे स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो आपका दृष्टिकोण बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली होता है। आप उनको एक किसी जाति या धर्म या क्षेत्र के आधार पर नहीं देखते, बल्कि उनके साथ एक मानवीय व्यवहार रखते हैं। और क्योंकि आपकी भाषा के अंदर एक वैज्ञानिकता है, आपकी भाषा के अंदर तथ्यात्मकता है, आपकी भाषा के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य हैं, इसलिए विद्यार्थी भी आपको बहुत पसंद करते हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वास्तव में हमारे ज्यादातर जो शिक्षक हैं वो विद्यार्थियों के बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक हैं। विद्यार्थी उनको बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सावित्रीबाई फुले की विचारधारा से आते हैं, हम जो हैं ज्योतिबा फुले की विचारधारा से आते हैं, बाबा साहब की विचारधारा से आते हैं। इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। जो छात्र खास तौर पे अब आगे बढ़ रहे हैं, 10वीं 12वीं का काम, 10वीं 12वीं का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, 11वीं या 9वीं में आए हैं, खास तौर पे उनको लेके पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। और हमारे जो शिक्षक विभिन्न स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हो सकता है कि जो बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो, तो हम उनको एज ए काउंसलर भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। क्या उनके भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं। अभी मेरा एक इतने ज़्यादा उदाहरण अब सफलताओं के हैं कि आप दंग रह जाएंगे। अब 10वीं 12वीं के बाद ही बहुत सारे विद्यार्थी 1-1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप लेके दुनिया के बहुत सारे विश्वविद्यालयों के अंदर जा रहे हैं। दुनिया और हमारे यहाँ के लोग भी दे रहे हैं और बाहर के लोग भी उस चीज को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जानकारी को हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, स्कूल्स कॉलेज में शेयर करना चाहिए। और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अप टू डेट होंगे, जब हमारे पास नॉलेज होगी। तो स्टूडेंट्स के साथ साथ खासतौर पर टीचर्स की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि देश दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, उन अपॉर्चुनिटीज का अच्छे से इस्तेमाल करें और उनको अपने बच्चों को बताने का प्रयास करें। एक छोटा सा उदाहरण देके 1 मिनट का मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। शिक्षा के महत्व को लेके आप जानते हैं साथियों के एक पेड़ होता है, बांस का पेड़ होता है। उस बांस के पेड़ की खासियत यह है कि जब एक किसान उस बांस के पेड़ के बीज को जमीन में लगाता है तो उसको काफी समय तक ये पता नहीं चलता है कि ये बीज जन्म लेगा भी या नहीं लेगा। काफी समय तक 1 साल लगभग ऐसा ही गुजर जाता है और कोई किसी तरह का उसके अंदर अंकुर नहीं निकलता है। 1 साल ऐसा हो जाता है। किसान जो है फिर भी उसकी रक्षा करता है, पानी डालता है और उसके जानवरों से रक्षा करता है। फिर दूसरा साल हो जाता है। दूसरे साल के अंदर भी आप देखते हैं कि साथियों किसी तरह का कोई वहां पे अंकुर नहीं आ रहा है। मजे की बात यह है कि तीसरी साल में भी उस बांस के बीज में कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आती है, जमीन पे कुछ दिखाई नहीं देता है। चौथे साल में भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। किसान लगातार पानी दे रहा है, उसकी सुरक्षा कर रहा है। 5वें साल में भी नहीं कुछ दिखाई देता। 5 साल तक लगातार आप उसको खाद पानी दे रहे हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन 6ठे साल में अचानक आप देखते हैं कि जैसे ही पौधा होता है, ये बांस का जो पौधा अंकुरित होता है, लगभग 5 हफ्ते के अंदर या 6 हफ्ते के अंदर आप देखते हैं कि ये पेड़ 80 फुट ऊंचा हो जाता है। 6 हफ्ते के अंदर 80 फुट ऊंचा हो जाता है। ये कैसे संभव हो पाता है? साथियों, जब 5 साल आपने उसको खाद पानी दिया था तो ऐसा नहीं कि कोई इसके अंदर सुगबुगाहट नहीं थी। इसके अंदर सुगबुगाहट तो थी, इसके अंदर अंकुर तो पैदा हुआ था, लेकिन वो ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ जा रहा था। उससे जो, क्योंकि 6 हफ्ते के अंदर 80 फीट का पेड़ बढ़ना था, इतना ऊंचाई उसको हासिल करनी थी। अगर 6 महीने में 6 हफ्ते में वो बाहर निकल जाता तो थोड़ी सी भी हवा होती
तो वो हवा उसको पेड़ को गिरा देती। इसलिए 80 फीट ऊपर जाने से पहले इस बीज की 80 फीट जड़ नीचे जाती है पहले 5 साल में, और तब जाके ये पेड़ इकट्ठा होता है, तब जाके ये पेड़ ऊपर बनता है। हमारा समाज शिक्षा का उसी रूप में अब इस्तेमाल कर रहा है। हमारा समाज जिस तरीके से शिक्षित हो रहा है उसका ज्ञान की सीमा बहुत जबरदस्त जा रही है, नीचे तक जा रही है। और अब आप देख रहे हैं कि हम लोग टॉप करने लगे हैं, हम लोग टॉप लेवल पे आने लगे हैं। इस तरीके से चीजें जो हैं आज हमारे, मैं समझता हूं कि एक जो खूबसूरत हमारा भविष्य है, उस खूबसूरत भविष्य को हम और खूबसूरत बना सकते हैं अगर थोड़ा सा अपनी चीजों को शेयर करना शुरू करें। क्योंकि हम जो चीजें रहे हैं, देख रहे हैं, वो सिर्फ हमारी नहीं है। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज प्रोफेसर बना हूं तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर राजकुमार के रूप में नहीं बना हूं, बल्कि एक कम्युनिटी के सदस्य होने के नाते बना हूं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जहां मुझे पहुंचाया गया है वहां पे मैं न्याय की बात करूं, वहां पे मैं संविधान की बात करूं, वहां पे मैं लोकतंत्र की बात करूं। वहां पे मुझे घंटा बजाने के लिए नहीं भेजा गया है, वहां पे मुझे अंधविश्वास पढ़ाने के लिए नहीं भेजा गया, वहां पे मुझे मनुवाद का जो है चेला बनाने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि बाबा साहब का सच्चा सबूत बनाने के लिए भेजा गया है। अगर मैं इस जिम्मेदारी को अपनी समझता हूं तो हमारे महापुरुषों का जो शिक्षा का आंदोलन है वो सफल है। हमारी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है उसको अगर मैं निभाता हूं तो वो बात सही है। अदरवाइज तो बाबा साहब ने 1956 में जो हमें एक सावधानी बरतने के लिए कहा था कि भाई सिर्फ पेट पालतू नहीं बनना है, सिर्फ पेट पालतू नहीं बनना है। 2.5 लाख शिक्षक हैं यहाँ पे, अगर 2.5 लाख शिक्षक सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई बाबा साहब से हम ज्यादा होशियार हो गए हैं, क्योंकि बाबा साहब तो अपने परिवार तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने समाज के लिए भी किया। मैं कहता हूं कि अपने परिवार के लिए भी कीजिए, लेकिन परिवार के साथ साथ थोड़ा समाज का भी हिस्सा रखिए। बाबा साहब तो कहते हैं कि सिर्फ 5% हिस्सा जो है समाज के साथ शेयर कर लीजिए। इस समय 5% समाज के साथ शेयर कर लीजिए, अपना ज्ञान समाज के साथ शेयर कर लीजिए, तो समाज बहुत आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।